मेरा सवाल गठबंधन को लेकर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक चेहरा है जो पिछले दिनों में काफ़ी चर्चित रहा है। मैं बात भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर की कर रही हूँ। उनसे बातचीत भी हुई। आपको लगता है कि उनको आप लोगों को गठबंधन में लाना चाहिए और उनको लाने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपके गठबंधन पे फ़र्क पड़ेगा वोटों पे? देखिए, उनकी अपनी एक मेहनत है। पिछले वर्षों में उन्होंने कोशिश की है और अन्याय के खिलाफ उन्होंने एक उनकी आवाज़ है और उसी का सम्मान करते हुए एक कोशिश की गई। अखिलेश जी ने भी बड़ी साफ शब्दों में उस बातों को कहा। मैं बात दोहरा देता हूँ। मुझसे पूछा गया, क्योंकि एक सीट हमारे बंटवारे में थी रामपुर, और मुझसे पूछा गया कि क्या अखिल इनको हम ले लें और ये सीट उनको दे दें, आपको आपत्ति नहीं? मैंने 2 मिनट नहीं लगाई, मैंने कहा हाँ वो आप दे दीजिए। और अखिलेश जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम इतनी सीट उनको दे रहे थे, उनकी कुछ मांग ज़्यादा थी। तो ये होता है। अभी भी जो हम सीट लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अल्टीमेटली जो आरएलडी के सिंबल पे सीट लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उससे ज़्यादा हमारा क्लेम नहीं था। एक छोटा सा सवाल और है आपसे गठबंधन पर ही। आपने अपनी शुरुआती जो संबोधन था उसमें कहा कि विपक्ष के वोट के बंटने की बात कही जाएगी। जाहिर सी बात है कही जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष का जो वोट है वो बंट रहा है। तो आपको नहीं लगता कि आप लोगों को कांग्रेस को भी साथ में लाने की कोशिश करनी चाहिए थी? देखिए, विपक्ष का वोट इतना बट नहीं रहा जितना बीजेपी से वोट हट रहा है। जिस तरह से एक आप देख रहे हैं कि एक दरवाज़ा उन्होंने लॉक करने की कोशिश की है, लेकिन भगदड़ मच गई है। यही संकेत हैं, क्योंकि हम और आप दिल्ली में बैठकर, नोएडा में बैठकर हम लोग नहीं बता सकते। जिसको चुनाव लड़ना है वो जनता के बीच रहता है, उसे मालूम है कि जनता की क्या पुकार है। कहीं ना कहीं वो एक फैक्टर है, एक संकेत है, एक प्रमाण है कि ज़मीन पे पूरी तरह से माहौल तब्दील हो चुका है। और इसलिए मैं नहीं मानता, कांग्रेस की अपनी एक वोट है, वो चुनाव लड़ रहे हैं, मैदान में है। बीएसपी का अपना एक वोट है, वो अपने इश्यूज़ पे लड़ रहे हैं। हमें उससे कोई डैमेज नहीं। जैन जी नमस्कार। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने भाईचारा जिंदाबाद की बात कही, पर मुख्यमंत्री जो हैं वो तो 80-20 की बात कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि ये 80-20 की जो बात है, इसी से वो आंधी आती है कि बाकी पार्टियां इसका मुकाबला नहीं कर पाती हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसके लिए आपके पास क्या तैयारी है, कैसे इसका मुकाबला करेंगे? ये एक ऐसी ताकत है जो बार बार बीजेपी इस्तेमाल करती रही है। मैं उल्टा मतदाताओं से कहना चाहूँगा कि सरकार क्या सिर्फ उनके लिए बनती है जो उनको वोट करते हैं। 2 चीज़ बड़ी आपत्तिजनक है, एक तो 80-20 और दूसरा डबल इंजन सरकार। डबल इंजन सरकार क्या है? मतलब जिस राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं है तो वहाँ प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी खत्म। वहाँ ना वो दौरा करेंगे, ना वो पैसा देंगे, ना सरकार का कोई ख्याल रहेगा, ना केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ वहाँ की जनता को मिल पाएगा। क्या वो ये कहना चाह रहे हैं? क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ बीजेपी की सरकार यूपी में है तो यहाँ कुछ एक्स्ट्रा मिल जाएगा यूपी की जनता को, और फिर 5 साल में एक्स्ट्रा हमें क्या मिला है? ये तो वित्तीय आयोग है जो तय करता है कि संसाधन देश के हैं, वो बंटवारा उनका कैसा होगा संघीय ढांचे में। तो वो भी आपत्तिजनक है। और 80-20 भी, वो 20% की जिम्मेदारी क्या योगी जी नहीं लेते? भाईचारा जिंदाबाद हमारे कार्यक्रम का नाम था। क्या भाईचारा सबको पसंद नहीं है? बीजेपी वाले भाईचारे नहीं चाहते क्या? उन्होंने कोई कार्यक्रम नहीं चलाया। जातियों के नाम पर सम्मेलन कर रही है बीजेपी, भाईचारे की चर्चा वो नहीं करना चाहते। तो वोटर्स इस चीज़ को भी तो देखेंगे। भाईचारा नहीं होगा तो विकास नहीं होगा, भाईचारा नहीं होगा तो कोई यहाँ जो है कोई कारखाना नहीं चलेगा, लोगों को नौकरियां नहीं मिलेंगी। भेदभाव कोई अच्छी बात नहीं है। जैन जी, मेरा सवाल है आपसे, अगर आपके परिवार की राजनीति को देखा जाए तो आप लोग 36 बिरादरी की बात आप पूरे उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करते रहे, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि आपकी जो जीत की धुरी रही है ये भी एक बड़ी वजह रही। लेकिन 14, 17, 19 ये 3 चुनाव, और तीनों चुनावों में बड़ी हार का सामना आपकी पार्टी को करना पड़ा। हाँ, गठबंधन आपने किया, लेकिन इस बार आपको ऐसा क्या लग रहा है, ऐसी क्या परिस्थितियां लगे कि आपका जो ये गठबंधन है ये काम कर जाएगा? देखिए, हार का मुंह हमने देखा, थोड़ी चोट लगी है, बट वो पर्सनल लेने की चीज़ नहीं है। हमारी कमी रही होगी, कमजोरी रही होगी, हमारा फेलियर रहा होगा। लेकिन जितनी चोट हमें लगी उससे 10 गुना ज़्यादा चोट 5 साल में जनता को लगी है। और इसलिए मुझे विश्वास वहाँ से है कि जो हमारी एक्टिविज़म है,
जिस तरह से हमने हमारे कार्यकर्ताओं ने लाठी खाई सबसे पहले, उससे हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल जो पहले शायद 17 के चुनाव में नहीं था, 19 के चुनाव में नहीं था, आज उससे 10 गुना ज़्यादा मुझे दिख रहा है। आप जयंत चौधरी से अब जो है बदल गए हैं, जयंत सिंह हो गए हैं, और जबकि आप पहले अभी तक ये कहते रहे हैं कि जाट आइडेंटिटी नहीं है, बाकी हो रही है। तो आखिर ये जयंत सिंह नाम बदलने का, मैं ये भी जानता हूँ कि आपके पासपोर्ट में जयंत सिंह नाम है, लेकिन अब जयंत चौधरी जो है वो अब जयंत सिंह हो गए हैं, इसके पीछे क्या रणनीति है और राजनीति है? एक्चुअली मेरे पासपोर्ट में जयंत कुमार सिंह नाम है जी। नाम में क्या रखा है? बस इतना ही जवाब है इसका? इसका कोई मतलब नहीं, मैं आपको वोटर से बताता हूँ। कनेक्ट का, या देखिए हमारी पार्टी की चौधरी पहचान जाति से नहीं है, और मैं भी नए विचार का व्यक्ति हूँ, बट एक क्रिया होती है, आप भी उसका हिस्सा बनते हो। चौधरी साहब के निधन के बाद जिस तरह से एक अवसर मिलता है परिवार को ग्रीव करने का, मिलने का, वो हम नहीं कर पाए क्योंकि बीमारी का प्रकोप ऐसा था। तो फिर हमने एक छपरौली में इवेंट किया, जो वहाँ की परंपरा है उसके अनुरूप विभिन्न समाज के वहाँ जो चौधरी हैं, जो जिनके हाथ में चौधराहट है, जो फैसले लेते हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो लोग आए, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, उन्होंने पगड़ी बांधी और उन्होंने मुझे कहा कि अब तुम जयंत चौधरी लिखना बंद करो, तुम चौधरी जयंत सिंह लिखो। जयंत चौधरी एंड में नाम इसलिए जोड़ा गया था कि जब नारे लेते थे कार्यकर्ता तो जयंत सिंह जिंदाबाद, उसकी रिंग उस समय उनको लगा नहीं जयंत चौधरी लिखो। तो ये सब ऐसे फैसले होते हैं, इसका कोई और ज़्यादा इतना महत्व आप इतना मतलब ना निकालिए। जो देवांग ने आपकी ओर इशारा किया 80-20 का, उसको थोड़ी क्रूड भाषा में बात करूंगा, क्योंकि जिस बागपत से आप आते हैं, मैं 80 किलोमीटर बाद बिजनौर से हूं, और ये बहुत कम्युनली सेंसिटिव बेल्ट है। उत्तर प्रदेश एक ऐसी लेबोरेटरी बन चुका है जो दुनिया से अलग है, जहां पर मिनॉरिटी में फियर साइकोसिस नहीं है, वहां मेजॉरिटी में फियर साइकोसिस भर दी गई है कि अगर योगी, अगर मोदी, अगर बीजेपी यूपी में चुनाव नहीं जीते और अखिलेश जयंत की जोड़ी जीती, तो फिर से वही कम्युनली एलिमेंट सामने आएंगे और वो हिंदुओं को दबाएंगे। इस नैरेटिव को आप क्या काउंटर करेंगे? हिंदू की जो फियर साइकोसिस है उसको कैसे दूर कर पाएंगे आप? देखिए, कुछ तो हमारी जिम्मेदारी है और कुछ जनता की बनती है। हमने वो पॉलिटिकल प्रोग्राम बनाए ताकि लोग कम से कम एक जगह बैठना शुरू करें और उनके विचार धीमे धीमे बदलें। पॉलिटिक्स का बड़ा इम्पैक्ट होता है सोसाइटी पर। जो फैसले लीडर लेते हैं उसका प्रभाव नीचे तक जाता है। हमारे कार्यकर्ता आज बहुत अलर्ट हैं, और मैं उदाहरण दूंगा कि मथुरा में इन्होंने कोशिश की कि अयोध्या के बाद अब जो बारी है, अब मथुरा की बारी है, लेकिन वहाँ क्या हुआ? कोई मूवमेंट नहीं हुआ, कोई तनाव नहीं बना, 10 लोग भी कहीं सड़क पर नहीं आए इस मांग के समर्थन में। और मैंने खुली कॉल दी कि वहाँ कोई बदतमीजी करेगा तो हमारे कार्यकर्ता सबसे पहले उससे जूझेंगे। डिजिटल रूप से भी जो फेक न्यूज़ चल रहा है या कोई इस तरह की अगर क्लिप व्हाट्सएप पे आती हैं, तो आज हमारा वो नौजवान इतना होशियार है और सतर्क है कि तुरंत उसकी मैसेजिंग वो उसको चेंज करने की कोशिश करता है। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा वॉर ये जो लड़ रहे हैं, ये देश की नींव के लिए बड़ा खतरनाक है, और ये एक सही बात है कि एक डर, एक भय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जयंत जी, 2013 पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए सबसे कहना चाहिए कि घातक कालखंड था, और उस दौरान जाट और मुस्लिम के बीच में एक दूरी पैदा हुई। भाईचारा, आप कहते हैं कि आप जाति और धर्म के हिसाब से राजनीति नहीं करते, तो क्या भाईचारा का जो आपका कार्यक्रम है वो उस दूरी को कम करके और उस वोट को जो पहले से ही आपके परिवार के साथ रहा है उसे साथ लाने का एक प्रयास है? और क्या इस रणनीति से आपको लगता है कि इन दोनों के बीच की दूरी कम हो पाएगी? मैं कह रहा हूँ क्योंकि हमने भाईचारा जिंदाबाद के कार्यक्रम देहात में किए हैं, और क्राउड में आप देखेंगे मुस्लिम्स भी थे, सिख्स भी थे, हिंदू भी थे, विभिन्न कम्युनिटी का क्रॉस एक रिप्रेजेंटेशन था। उसकी रिपोर्टिंग भले ना हुई हो, मेन स्ट्रीम में लोगों को पता नहीं लगता। भाईचारा जिंदाबाद का हमने सोशल मीडिया पर अलग प्लेटफॉर्म बनाया है ताकि जो अच्छी खबरें आती हैं, नफरत की खबरें ज़्यादा वायरल होती हैं, लेकिन जो अच्छी खबर आती है उसको हम उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले डालते हैं ताकि लोगों का धीमे धीमे माइंड चेंज हो। तो ये वो एक प्रयास है, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो प्रयास नीचे तक जैसे हमने पहुंचाने की कोशिश की है, हम उसमें ज़रूर सफल होंगे। जयंत जी, एक सवाल है छोटा सा मेरा, बहुत लोग जानना भी चाहते होंगे, आप क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे हैं इस बार?
देखिए, क्योंकि मुझ पे ज़्यादा जिम्मेदारी है, मुझे अपने आप को ऑर्गेनाइज करने के लिए, मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ, कम वक्त मिल पाया है। पहले चरण में ही अब हमारे यहाँ चुनाव आ गए हैं। और चौधरी साहब की जब वो अध्यक्ष थे तो बहुत काम वो कर लेते थे। अब आई हैव टू कैंपेन ऑल्सो, मुझे प्रचार भी करना है, मुझे उम्मीदवारों का चयन भी करना है, मुझे सारी व्यवस्थाओं को, संगठन को देखना है। तो ये एक शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। संगठन में बड़े सीनियर लीडर्स हमारे साथ आए हैं और उनको भी मैं इन्वॉल्व कर रहा हूँ, डेलीगेशन कर रहा हूँ। लेकिन मेरी वही इच्छा है कि मैं चाहता हूँ कि जितनी भी सीट हम लोग गठजोड़ में लड़ रहे हैं, जो अलायंस के उम्मीदवार हैं, मैं उनको जिताने के लिए अपना योगदान दूँ और अपने पार्टी के संगठन का दायरा बढ़ाऊँ। आप बीजेपी पे लगातार हमले करते जा रहे हैं और जाहिर तौर पे करना भी चाहिए, आपके लिए अपोनेंट वही हैं, विपक्ष का काम ही है। जी जी। लेकिन आपके पार्टी का परफॉर्मेंस अगर मैं देखूं तो आपकी पार्टी का सर्वश्रेष्ठ तब आया जब आप बीजेपी के साथ थे। आपकी पार्टी के सबसे ज़्यादा 14 विधायक तब चुने गए 2002 में जब आप बीजेपी के साथ थे, और सबसे ज़्यादा 5 सांसद तब चुने गए 2009 में जब आप बीजेपी के साथ थे। ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी से आपकी मोहब्बत जो है, मेरे सवाल मैं पूरा कर लेता हूँ, बीजेपी से मोहब्बत ख़त्म हो गई? और उसके बाद का परफॉर्मेंस अगर आप देखिए, 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगे हुए और 14 में मोदी जी आए। 2014-2019 में आपके पार्टी का एक भी सांसद लोकसभा नहीं पहुंचा और विधानसभा चुनाव हुए तो आपके एक सीट आई। तो मोदी जी का करिश्मा ऐसा हो गया कि आपके सारे वोटर वो लेके चले गए, या मुजफ्फरनगर दंगे हुए जिसने आपके वोटरों को भगा दिया? आपके सवाल के दो पहलू हैं। मैं इसी पे आऊँगा कि हमारा पतन, जो गिरावट है वो क्यों हुई। मैक्सिमम परफॉर्मेंस आप सीट के हिसाब से बता रहे हैं। वैसे जब हम 10 पार्लियामेंट चुनाव समाजवादी पार्टी से लड़े थे, हमारा वोट शेयर सबसे ज़्यादा उस चुनाव में था। तो बट वो हर चुनाव अलग होता है, हर चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, एक पृष्ठभूमि होती है। तो कोई फॉर्मूला नहीं है कि पिछले चुनाव में इतना वोट परसेंटेज, इस चुनाव में इतना, वो कुछ नहीं है। पूरी एक तरह से स्लेट क्लीन है। इस बार फिर दोबारा लोगों को चुनना है और इस चुनाव के मुद्दों को देख के चुनना है। तो बाकी आप कह रहे हैं कि बीजेपी क्यों नहीं, पहले हमने क्यों गठबंधन किया, उस समय कुछ ऐसी परिस्थितियां रही होंगी। और मैं मानता हूं कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की बीजेपी थी, आज तो वो बीजेपी नहीं है, तो आज उनका कोई अलायंस पार्टनर भी नहीं बच रहा, तो वो अपने गठबंधन को कहाँ संभाल पा रहे हैं। मैं तो ये सवाल उल्टा कर रहा हूँ कि अलायंस बीजेपी के साथ कोई क्यों करेगा। जैन जी, एक जो पिछले दिनों नई बात एक तरीके से दिखाई दी कि लोग छोड़ के बीजेपी आप लोगों की तरफ आ रहे हैं, अलायंस की तरफ आ रहे हैं, आप इसको कैसे आंकते हैं? और आप आइडियोलॉजी की बात करते हैं, उसमें परेशानी नहीं होती? एक्चुअली हमने उन्हीं को टिकट दिया है जो पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। बीजेपी के टिकट की पहली सूची के पहले अगर कोई बीजेपी से लीडर आ रहा है तो उनका स्वागत किया गया, लेकिन अब किसी को टिकट नहीं मिला, उसके बाद वो अगर टिकट मांग रहा है, तो ऐसे हम किसी केस को बाय एंड लार्ज हम एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। जैन जी, मैं आपको इस किसान आंदोलन और किसान नेताओं के बयानों की ओर ले जा रहा हूँ। 1-2 दिन में जो आए हैं, आप 1.5 साल तक उनके बीच में खड़े रहे, लगातार उनका समर्थन देते रहे, लेकिन जब चुनाव आया तो वो बिल्कुल संघ की भाषा में बोल रहे हैं कि हम तो अपॉलिटिकल हैं, हम अराजनीतिक रहना चाहते हैं। जबकि यही किसान नेता थे जिन्होंने 2014 में मोदी का खुल के साथ दिया, 2017 में दिया बीजेपी का, 2019 में उनके समर्थन में बोला। क्या आप इन किसान नेताओं से अब ठगा महसूस नहीं कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वो उनके बयान हैं और वो उन पर किसी परिस्थितियों में उन्होंने दिए होंगे। मैं उनके बयान पे कोई कटाक्ष मेरे लिए करना उचित भी नहीं है। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि वो जो कह रहे हैं कि हम एपॉलिटिकल हैं, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता। एक मूवमेंट को सबके भागीदारी बनाने के लिए उन्होंने एपॉलिटिकल रखा कि आपके विचारधारा जो भी हो, ये मंच, हम किसी वोट की बात नहीं करेंगे, आप आ जाइए। मैं वेलकम करते गए, मैं जाता गया, मैं हर मोर्चे पे गया हूँ। मैं ये मानता हूँ कि अगर किसानों को अपना वर्चस्व बढ़ाना है तो अपनी सरकार चुननी पड़ेगी। अल्टीमेटली पॉलिटिकल फैसला ही लेना पड़ेगा। पॉलिटिक्स वैक्यूम में नहीं है, यानी राजनीति कोई ऐसा नहीं बंद कमरे में काम नहीं करती। यही मुद्दे हैं। आपके और राकेश टिकैत के दिल तो मिलते हैं ना? बिल्कुल दिल मिलते हैं। तो ताली तो दोनों हाथ से बजनी चाहिए। आप उनके साथ खड़े रहे, तो यूपी का जब मसला है तो उनको भी आपके साथ खुल के बोलना चाहिए। उनके बड़े भाई नरेश टिकैत एक दिन समर्थन दे देते, फिर यू टर्न ले लेते। अगर बंगाल में ममता के साथ खड़े तो आपके साथ भी खुल के खड़े होना चाहिए। नहीं, ये तो आप उनसे पूछिएगा।
लेकिन हमारी और उनकी बात होती रहती है, वो इज्जत करते हैं। चौधरी साहब के इज्जत उन्होंने हमेशा की। चौधरी साहब ने भी हमेशा कहीं किसान का मसला हुआ या कहीं कोई आज उनके परिवार पे या किसान यूनियन का कोई बात हुई तो चौधरी साहब हमेशा अग्रणी रहते थे। तो वो एक हमारा एक पुराना एक रिश्ता है। और जब भी हम लोग कैंपेन करते हैं, बल्कि अभी बुढ़ाना क्षेत्र में उनका गांव आता है सिसोली, जो एक मतलब किसानों के लिए एक राजधानी की उपाधि उसे दी जाती है कि किसान मूवमेंट की एक जननी है वो। वहीं पे हमारे उम्मीदवार गए और वहीं पे उनको सिंबल दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि एक वहाँ के लोग जानते हैं कि हाँ एक जुड़ाव है और वो आगे चलेगा। बाकी एक बयान पे आप मत जाइए, आप भी तो उनके दिल को नहीं समझ पा रहे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।